गुड मॉर्निंग। अपन आज केंचुए का जो 10 नंबर चैप्टर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और सेकंड पार्ट उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने लास्ट केंचुए के बारे में बात की थी कि केंचुए का जो अपन आंतरिक संरचना पढ़े थे और उसमें हृदय तंत्र की बात कर रहे थे। आपके श्वसन तंत्र की बात कर ली थी, हृदय तंत्र की बात भी कर ली थी कि भाई हृदय तंत्र जो होता है, हृदय वो आपके क्या पाया जाता है, 4 जोड़ी हृदय होता है जो आपके 7वें खंड में, 9वें खंड में और 12 खंड में और 13वें खंड में पाया जाता है। प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी हृदय पाया जाता है और ये 2 जोड़ी जो हृदय होता है, 4 जोड़ी हृदय होता है और प्रत्येक खंड में 2-2 पाए जाते हैं। और हृदय के अंदर आपके आरबीसी इनमें नहीं बनती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये बात अपन कर चुके थे। और अपन एक बात और पढ़ी थी कि इसके अंदर चौथे, 5, 6ठे खंड के अंदर रक्त वाहिनियाँ या रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में योगदान देती है। अब अपन श्वसन तंत्र की बात कर चुके थे कि श्वसन तंत्र है वो इनकी नम त्वचा के द्वारा होता है और देह गुहा तरल पाया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर के सभी भागों तक उसका परिवहन होता है और उसी तरल भाग में आपके CO2 का भी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों में उसको बाहर निकाला जाता है। ये अपन यहाँ तक बात कर चुके थे। आज अपन इससे आगे केंचुए का उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, पाचन, हृदय तंत्र तक की बात हो चुकी थी। आज अपन उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। तो अपना नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र के केंचुए के अंदर उत्सर्जन तंत्र की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है उसकी बात करेंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहे हैं एक तंत्रिका तंत्र का है और एक केंचुए के पाचन तंत्र का है। डायग्राम पहले ही बना लिया ताकि समय है वो वीडियो ज़्यादा डायग्राम बनाने में वेस्ट नहीं हो। अब देखिए केंचुए के उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं कि भाई केंचुए का जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी बात करेंगे कि भाई केंचुए का उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो पहली बात, केंचुए का उत्सर्जन तंत्र कौन से खंड में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था सभी के खंड याद रखने। तो खंड होते हैं, फर्स्ट छोड़ दीजिए आप, सेकेंड और आपके थर्ड, इन 3 खंडों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खंडों को छोड़कर केंचुए के सभी खंडों के अंदर उत्सर्जन इकाई, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया। इनमें नेफ्रिडिया क्या है, उत्सर्जन की इकाई है, तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। और नेफ्रिडिया आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खंड को छोड़कर सभी खंडों में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो नेफ्रिडिया है, अगर वो क्लाइटेरियम मैंने पढ़ाया था 14, 15, 16, इन 3 खंडों के अंदर क्लाइटेरियम होता है। तो प्रत्येक क्लाइटेरियम के अंदर लगभग 2000 के आसपास नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, इसलिए क्लाइटेरियम को नेफ्रिडिया का जंगल भी कहा जाता है। ये आपके किताब में नहीं दिया, नॉलेज के लिए, आगे क्लास 8 में, हायर स्टडी में आपके काम आएगा। अपन क्या करेंगे, सिर्फ किताब की ही बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। उसके बाद नेफ्रिडिया जो 2 होते हैं, एक तो होते हैं कुंडलित, मतलब इस प्रकार से घुमावदार रूप में, और एक होते हैं आपके सीधे। 2 प्रकार के आपके नेफ्रिडिया पाए जाते हैं केंचुए के अंदर, सीधे नेफ्रिडिया और कुंडलित नेफ्रिडिया। दूसरी चीज़ क्या है कि नेफ्रिडिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बहिर्मुखी, एक होते हैं आंतर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा त्वचा की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है और उस अपशिष्ट पदार्थ जो होता है बाहर निकाल। और आंतर्मुखी नेफ्रिडिया मतलब होता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको आहार नाल की सहायता से बाहर जब निकाला जाता है तो केंचुआ क्या करता है, आंतर्मुखी नेफ्रिडिया के द्वारा उसमें से जल का अवशोषण कर लेता है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। और उस जल का अवशोषण करने की वजह से केंचुए की त्वचा क्या रहती है, नम बनी रहती है। और यही कारण है कि जो केंचुआ है वो हमेशा त्वचा उसको नमी रहनी चाहिए, तभी वो बारिश के मौसम आपको दिखाई देगा, नम क्षेत्रों में पाया जाएगा, ताकि उसकी त्वचा नम रहे, मुलायम रहे, आर्द्रता रही रहे, ताकि वो श्वसन क्रिया कर सके और जीवित रह सके। सूक्ष्म प्रदेशों में आपके केंचुए नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे में। कौन से खंड में पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को छोड़कर सभी भागों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा। और नेफ्रिडिया आपके या तो कुंडलित हो सकते हैं या सीधे हो सकते हैं। और नेफ्रिडिया जो होते हैं उनकी मुख्य बात क्या है कि 2 प्रकार के, बहिर्मुखी, आंतर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, आंतर्मुखी जो अपशिष्ट पदार्थों को आहार नाल के सहायता से बाहर निकालते हैं और आहार नाल में जो बच्चा जल अवशोषण का कार्य करते हैं जिसकी वजह से इनकी त्वचा क्या रहती है, नम बनी रहती है। यहाँ ये आपके उत्सर्जन तंत्र हो गया किसका, आपके केंचुए का। अब अपन बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की कि भाई केंचुए के अंदर, अपन केंचुए की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। 22 संरचना अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके थे और पहले वीडियो के अंदर अपन आंतरिक संरचना के 2 पॉइंट पढ़ चुके थे। और चौथा पॉइंट आता है आपके
तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कि भाई इनमें तंत्रिका तंत्र, तो इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आपके विशिष्ट रूप से पाया जाता है, जो आपके अदर ठोस अवस्था में पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है 3 भागों में पढ़ेंगे अपन तंत्रिका तंत्र को। फर्स्ट है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा पढ़ेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आपके अधर तंत्रिका अग्र तंत्रिका वलय, मतलब आगे की जो ये पाई जाती है इसे बोलते हैं आपके अग्र तंत्रिका वलय। वलय का मतलब इस प्रकार से जो बनी होती है इस रूप में, तथा एक अधर तंत्रिका रज्जु, अधर मतलब नीचे की तरफ, यहाँ इस साइड में क्या पाया जाता है तंत्रिका रज्जु का मतलब जैसे इस प्रकार लाइनिंग जो निकली होती है, तो एक अधर तंत्रिका रज्जु के रूप में पाया जाता है। कौन? आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कि यह है अग्र तंत्रिका, आगे की तरफ सबसे अग्र तंत्रिका क्या होगी? वलय के रूप में होगी। वलय मतलब इस प्रकार से ये वलय है। और एक क्या पाया जाएगा? आपके अधर तंत्रिका रज्जु, आगे की तरफ इनमें क्या पाया जाएगा? तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा। तो ये किस में आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या करता है कि जो तंत्रिका वलय, अग्र तंत्रिका वलय है और एक अधर तंत्रिका रज्जु जो है, इनसे जो भी तंत्रिकाएं निकलती है उनको क्या करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र आपके तंत्रिकाओं से आवेग जो आते हैं उनको ग्रहण करता है और किसको भेजता है? पर मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर भाग जो पाया जाता है अग्र मस्तिष्क का, आपके पर मस्तिष्क, वहाँ पे जो गुच्छिकाएँ पाई जाती है, पर मस्तिष्क गुच्छिका जो होती है वो पार्श्व गुच्छिका उनके साइड में पाई जाती है। उनकी संख्या कितनी होती है? 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएँ पाई जाती है। उनके पास ये क्या करते हैं? आपके सूचनाओं को भेजते हैं। और ये सूचना कहाँ जाती है? देहभित्ति, यहाँ से आपके कहाँ से? परिधीय तंत्रिका तंत्र से गुच्छिकाओं से होती है देहभित्ति। प्रोस्टोमियम कल बताया था, मांसल पर्वत लटका होता है केंचुए के मुख के आगे, और मुगवा, और मुगवा से कहाँ से? ग्रसनी तक। इस प्रकार से सूचनाओं का परिवहन होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, केंचुए के अंदर आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर प्रेरक और संवेदी दोनों प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है। अब प्रेरक और संवेदी क्या होती है? संवेदी का मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो आपका उसको हाथ हटा लेता है, लेकिन जब से गर्म चीज़ को छुआ तो यहाँ पे आपके संवेदी तंत्रिका पाई जाती है, ऑर्डर करती है मृजु, मृजु से मस्तिष्क को कि भाई हाथ हटाना कि नहीं हटाना। तो सूचना या आवेग को जो मस्तिष्क तक पहुँचाती है वो संवेदी, और मस्तिष्क ऑर्डर कहता है हाथ हटा लो, तो जो ऑर्डर जिसको देता है प्रेरक। तो संवेदी क्या है? सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली, और प्रेरक क्या? मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक लाने वाली। तो दोनों प्रकार की तंत्रिकाएँ इनमें प्रेजेंट होती है। और लास्ट अनुकंपी तंत्रिका, तो इसमें क्या होता है? तंत्रिका के झलक, मतलब इस प्रकार से तंत्रिका जो होती है गुच्छों के रूप में पाई जाती है, और ये जो सूचना है वो मांसपेशियों से आहार नाल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो भाई तंत्रिका तंत्र जो है इनमें पाया जाता है 3 प्रकार से: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें अग्र तंत्रिका क्या होती है? वलय के रूप में, इस प्रकार से वलय बनी हुई है, और एक अधर तंत्रिका रज्जु होता है आगे की तरफ। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें ये अग्र तंत्रिका रज्जु आपके वलय और अग्र तंत्रिका रज्जु ये क्या करते हैं? सूचना किसको देते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र को। और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है सूचना को पर मस्तिष्क जो होता है उसकी गुच्छिकाएँ पाई जाती है। गुच्छा मतलब पास में जो बहुत सी ज़्यादा तंत्रिका इकट्ठी हो जाती है उसे गुच्छा कहते हैं। वहाँ पे पार्श्व में उनके साइड में क्या होती है? केंचुए के 8 से 10 जोड़ी पाई जाती है। ये सूचनाओं किसके पास भेजेगी? देहभित्ति, देहभित्ति से आपके प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम से आपके मुगवा, मुगवा से ग्रसनी के अंदर भेजेगी। और ये कैसी होती है? प्रेरक संवेदी, अभी मैंने बता दिया। और लास्ट तीसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये आपके क्या होता है? तंत्रिका झलक, मतलब तंत्रिका गुच्छ के रूप में पाए जाते हैं इस प्रकार से। और ये क्या कार्य करते हैं? मांसपेशी जो होती है, ठीक है, वहाँ पे सूचना भेजते हैं और मांसपेशी से आहार नाल के अंदर सूचना जाती है। तो ये तंत्रिका तंत्र आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, फिर पढ़ेंगे ये पाचन तंत्र। केंचुआ में बात करते हैं जनन तंत्र। देखो केंचुआ एक क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी का मतलब नर व मादा जननांग जब एक ही केंचुए में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उभयलिंगी प्राणी। और केंचुए में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। किस प्रकार जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। उसके आगे बात करते हैं कि केंचुए में एक और अवस्था पाई जाती है
पुंपूर्वतावस्था। पुंपूर्वता क्या होता है कि आपको पता है नर और मादा जनांग इसके एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही शरीर में पाए जाते हैं। तो जब नर जनांग स्त्री जनांग से पहले परिपक्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पुंपूर्वता अवस्था। और मान लीजिए मादा जनांग नर जनांग से पहले परिपक्व हो जाए तो उससे क्या कहा जाता है, स्त्री पूर्वता कहा जाता है। तो ये हो गया। और इनमें लैंगिक जनन होता है। अब देखिए नर जनन अंग कौन कौन से हैं, तो नर जनन अंग कौन से हैं जो नर जनांग के रूप में मदद करेंगे। तो एक तो पहले आपके है वर्षण है, आपके शुक्राशय, आपके वर्षण हो गया, प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, शाही ग्रंथि हो गई। ये आपके इनमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं। वर्षण और आपके नर जनन पेपिला वो भी इसी में आते हैं। प्रोस्टेट, शाही ग्रंथियाँ ये सब किस में आते हैं, आपके कैंचुए के नर जननांग के अंदर आते हैं। एक आपके शुक्राशय भी इसी के अंदर आता है। फिर मादा जननांग, कि मादा जननांग कौन कौन से हैं, तो इनमें पहले अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडकीपक, शुक्र ग्रहिका और आपके शाही ग्रंथियाँ, ये किसमें, मादा जनन अंग होते हैं। तो केंचुआ कैसा प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। जनन कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। पुंपूर्वता क्या होती है, नर जननांग का पहले परिपक्व होना। और नर जनन कौन से है, वर्षण है, प्रोस्टेट है, शुक्राशय है, शाही ग्रंथियाँ। मादा जनन कौन से है, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, अंडकीपक है, शुक्र ग्रहिका है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, मादा जनन अंग है। अब बात क्या आती है कि भाई इनमें जनन क्रिया कब होती है। तो केंचुए के अंदर जो जनन क्रिया है मुख्य रूप से वो आपको देखी जाती है, या तो ये मिट्टी के अंदर जनन क्रिया करते हैं, या फिर रात्रि के समय, रात के समय जब मौसम क्या हो, नम हो, बारिश का मौसम हो, तब ये 1 घंटे तक जनन क्रिया करते हैं। और इनमें जो 1 घंटे तक जनन क्रिया होती है किस प्रकार से होती है कि 2 केंचुए आपस में पास पास आते हैं। 2 केंचुए कैसे, जैसे मान लीजिए एक केंचुआ यह है और एक केंचुआ इसके पास ही है। तो इसका जिस तरह मुंह होगा, जैसे मान लीजिए केंचुआ इसका मुख है, ये इसका गुद्दा है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे गुद्दा होगा, इसका मुख होगा। मतलब अदर सतह, मतलब अदर मतलब नीचे वाली सतह, और वो जस्ट डायरेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ मुख होगा एक केंचुए का उस तरफ दूसरे केंचुए का गुद्दा होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे के समीप आते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके जो नर जनांग होते हैं वो जनन पेपिला निकलते हैं, और मादा जनांग जो होता है आपके उसके अंदर प्रोस्टेट की सहायता से शुक्र ग्रहिका के अंदर क्या करते हैं, शुक्राणुओं का स्थानांतरण कर देते हैं। और इनमें जनन क्रिया किस में होती है, महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना, इनमें जनन क्रिया होती है कोकून में। और आपको पता है कोकून पढ़ चुके हैं, किस में बनता है कोकून, क्रायोटेलम के अंदर बनता है। और कोकून में जनन क्रिया होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का जनन है आपके, एक होता है आंतरिक जनन, एक होता है बाह्य जनन। तो इनमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है, बाह्य जनन पाया जाता है। बाह्य जनन का मतलब होता है जब शरीर के बाहर हो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिले। और आंतरिक जनन जब होता है जब जनन की क्रिया मादा शरीर के अंदर हो, तो इनमें क्या होता है, बाह्य जनन पाया जाता है। और कोकून के अंदर जनन क्रिया होती है। तो पूछा जाए निषेचन कहाँ होता है, कोकून के अंदर। निषेचन क्रिया कहाँ होती है, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, तो कोकून के अंदर होता है। अब दूसरी चीज़ आपको देखो पहले पढ़ चुके हैं कि नर जनन अंग आपके कौन से खंड में पाया जाता है, केंचुए का, और मादा जनन अंग तो अपन पढ़ चुके हैं। नर जनन अंग तो आपके 18वें खंड में पाए जाते हैं। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं। मादा जनन अंग तो 14 खंड में पाए जाते हैं, कितने होते हैं, 1 पाया जाता है। और कोकून जो होता है, एक कोकून से एक केंचुए का ही निर्माण होगा। और कोकून से कब तक केंचुए का निर्माण होगा, जब तक शुक्र ग्राहिका के अंदर क्या होगा, शुक्र ग्राहिका के अंदर आपके शुक्राणु होंगे, तब तक क्या होते रहेंगे, कोकून आपके केंचुए का या निषेचन आपके होता रहेगा। वापस सुन लीजिए एक बार कि भाई यहाँ तक तो बात कर लीजिए पुंपूर्वता क्या होती है। आपके इसमें लैंगिक जनन होता है। जनन कब होगा, या तो मिट्टी के अंदर, या बारिश का मौसम हो तो रात्रि या शाम के समय 1 घंटा तक होता है। इसमें 2 केंचुए अदर सतह से जस्ट डायरेक्शन डायरेक्ट आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के समीप आते हैं, 1 घंटे तक जनन क्रिया करते हैं। और इसमें जनन क्रिया आपके जो आपके निषेचन होगा कहाँ होगा, कोकून के अंदर होगा। इसे तो इसलिए इसे को आपके केंचुए में क्या किस प्रकार का जनन पाया जाता है, बाह्य जनन पाया जाता है। और कब तक होगा, जब तक आपके शुक्र ग्रहिका में शुक्राणु रहेंगे।
और एक कोकोन से कितने केंचुए बनते हैं? एक केंचुआ बनता है। ये आपके हो गया जनन तंत्र केंचुए का। अब पढ़ेंगे अपन जिसका डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, पाचन तंत्र। एग्जाम के हिसाब से जनन आपका डायग्राम महत्वपूर्ण है ये पाचन तंत्र का, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी है तो वहाँ पे भी काम आएगा और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है। इसलिए पाचन तंत्र को आप आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमेशा चित्र के नीचे जब बायोलॉजी की एक विशेषता ध्यान रखें, जब भी आप डायग्राम बनाए तो उसके नीचे लिखना है किसका है। जैसे मैंने लिखा है केंचुए का पाचन तंत्र। इसी प्रकार से कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो उसमें भी गलती करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमेशा काम आएगा। तो केंचुए का जो पाचन तंत्र है वो मुख से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? गुद्दे तक जाता है। और मैंने आपको इसमें खंडों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन से खंड में कौन सा भाग पाया जाता है। तो सबसे पहले मुख की बात करें। देखो जैसे मुख जो है, ये मुख आपके पहले खंड में पाया जाता है। किस खंड में पाया जाता है? पहले खंड में। और ये किसके द्वारा घिरा होता है? होठों के द्वारा घिरा होता है। उसके बाद पढ़ा, इसके बाद मुख गुहा के बाद मुख के बाद आता है मुख गुहा। ये कौन से खंड में पाई जाती है? दूसरे से तीसरे खंड में पाई जाती है। और जब भी भोजन ग्रहण होता है मुख से मुख गुहा में आता है, तो मुख गुहा क्या होती है? थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। उसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी जो है आपके, ये कौन से खंड में पाई जाती है? चौथे खंड में पाई जाती है। ठीक है, ग्रसनी कौन से खंड में पाई जाती है? चौथे खंड में पाई जाती है। और ग्रसनी के अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ग्रसनी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का पाचन करने में सक्षम होती है। और उसके बाद जो ग्रसनी है भोजन जाता है ग्रसिका में। और ग्रसिका जो होती है किस खंड में पाई जाती है? 5वें से 8वें खंड में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है कि जो भोजन ग्रसनी से आया है उसको किस में भेज, आपके ग्रसिका से पेशनी में भेजना, और कोई कार्य नहीं करती है। ये एक माध्यम का कार्य करती है कि जो भोजन ग्रसनी से आया उसको ग्रसिका क्या करती है? पेशनी में भेजती है। और कौन से खंड में पाई जाती है? 5वें से 8वें खंड में पाई जाती है। उसके बाद देखिए कि पेशनी, अगला क्या आता है? पेशनी या गिजार्ड। ये कौन से खंड में पाई जाती है? ये आपके पाई जाती है 8 से 9वें खंड के अंदर पाई जाती है। और ये मुख्य, इसका देखो ये पेशनी आपके, तो ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को बारीक पीसना। तो भोजन को बारीक पीस के क्या करती है? आपके भोजन को बिल्कुल बारीक बारीक कर देती है। और पेशनी से भोजन जाता है कहाँ पे? आपके आमाशय के अंदर। और आमाशय जो है ये आपके कौन से खंड में पाया जाता है? 9 से 14वें खंड के अंदर। कौन से खंड में पाया जाता है आमाशय? 9 से 14वें खंड के अंदर पाया जाता है। और आमाशय आपको पता है इसमें क्या पाया जाता है? एक कैल्सीफेरस आपकी ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ? कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ। इसका कार्य क्या है? ये आपके जो मर्दा में भूमि कमल होता है उसको उदासीन करने का कार्य करती है, ताकि अच्छे से भोजन के साथ मिट्टी के जो कण आते हैं उनका भी ये पाचन करके छोटी गोलियां बना सके। आमाशय के बाद में जो भोजन जाता है वो आंत्र में जाता है। और आंत्र जो है आपके 15वें खंड से लेकर लास्ट खंड तक आंत का ही भाग होता है। और केंचुए में आंत को 3 भागों में बांट रखा है। पहला है पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। कौन सा है? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और दूसरा जो है आपके, इसे बोला जाता है टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और तीसरा जो है उसे बोला जाता है पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र। पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो ये आंत को 3 भागों में बांट रखा है। आंत कौन सा? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, आपके टिफ्लोसोलर क्षेत्र और पश्च टिफ्लो क्षेत्र। क्या होता है इसकी बात करते देखो। ये खंड कहाँ से शुरू हो जाएंगे? देखो पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र जो होता है वो आपके कौन से खंड में आता है? इसको माना जाता है 15 से 26वें खंड तक। 15 खंड से लेकर 26वें खंड तक क्या पाया जाता है? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और टिफ्लोसोलर क्षेत्र जो होता है वो आपके 27वें खंड से शुरू होता है। और कहाँ तक रहेगा कि आप पश्च टिफ्लो क्षेत्र क्या होता है? नीचे से 23 से 25 खंड किसके होते हैं? नीचे से 23 से 25 खंड। मान लिया क्या? नीचे से मान लिया 25-23 यहाँ तक आता है और 25 खंड यहाँ तक आता है। तो ये जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा? पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहलाएगा। और बाकी जो बचा हुआ है नीचे से 23 से 25 को छोड़कर और ऊपर से 27 से, मान लीजिए ऊपर ये 27 यहाँ से है और नीचे से 23 यहाँ तक, तो ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहलाएगा। तो खंडों का ध्यान रखेंगे 15 से 26 पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र और पश्च टिफ्लोसोलर नीचे से 23 से 25 खंड। और टिफ्लोसोलर क्षेत्र क्या है? ऊपर से 27 और नीचे से 23 से 25 खंडों को छोड़ के बीच का जो भी पोर्शन है वो किसका आएगा? टिफ्लोसोलर क्षेत्र का आएगा। अब देखो पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र क्या होता है कि इस पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र के अंदर आपके रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर मतलब
आपके छोटे छोटे रोनुमा संरचनाएं पाई जाती है जो जल अवशोषण का कार्य करती है। और इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे आंतरशिका कहा जाता है। ये 26वें खंड में पाई जाती है। कौन संरचना? देखो ये वाले, ये आंतरशिका कहलाती है पूरी संरचना, ये वाले। तो ये आंतरशिका पाए जाते हैं 2। ये कौन से खंड में पाए जाते हैं? 26वें। और ये शंकुनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? शंकु होते हैं जैसे इस प्रकार के, तो इस प्रकार की संरचना होती है। तो शंकुनुमा पर्वत जैसी संरचनाएं होती है। और 26वें खंड से लेकर तो इनके आगे वाले जो सिर होते हैं बंद होते हैं। कौन से खंड में पाए जाते हैं? आगे वाले सिर 22 से 23 खंड तक पाए जाते हैं। ध्यान रखना, आपके शंकुनुमा पर्वत को क्या कहते हैं? आंतरशिका या आपके टिप्लोसोलर। और ये कौन से खंड में पाए जाते हैं? 26वें खंड में से लेकर 22 से 23 खंड तक पाए जाते हैं। और 22 से 23 खंड के अंदर ये क्या होते हैं? ऊपर से इनके कोने बंद होते हैं। उसके बाद टिप्लोसोलर क्षेत्र। टिप्लोसोलर क्षेत्र अभी मैंने बता दिया 27 से लेकर नीचे से 23 से 25 खंड छोड़ने, इसे बोलेंगे टिप्लोसोलर क्षेत्र। इसमें रसांकुर आकार में क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। और रसांकुर आकार में बड़े होने की वजह से ये भोजन का अवशोषण करते हैं। और लक्ष्य है पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र। इसमें आपके वलन नहीं पाए जाते हैं और ना कोई संरचना पाई जाती है। इसके द्वारा जो भोजन होता है टिप्लोसोलर से पश्च टिप्लो क्षेत्र में आता है और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? गुद्दे में चला जाएगा। और लास्ट पोर्शन आता है गुद्दा। और गुद्दे में क्या होता है? जो बचा हुआ भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से छोटी छोटी कर्मी कास्टिंग के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। एक ध्यान रखना, आमाशय के बाद जो चौड़ा क्षेत्र होता है ना, वो क्या कहलाता है? आंत कहलाता है। जैसे आमाशय यहाँ कंप्लीट हो गया तो ये चौड़ा क्षेत्र बना, ये क्या कहलाएगा? आंत कहलाएगा पूरा। आंत या आपके टिप्लोसोलर क्षेत्र कहलाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? एक तो लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है, इसका ध्यान रखेंगे आप, ग्रसनी के अंदर। उसके बाद पेशनी का ध्यान रखेंगे, गिजार्ड का। फिर एक आमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, और आपके रसांकुर किसमें पाए जाते हैं, एक शंकुनुमा संरचना किसमें पाई जाती है। तो ये आपके केंचुए का आपके पाचन तंत्र हो गया। वापस सुन लीजिए एक बार। पहले खंड में मुख पाया जाता है, मुख से सिर्फ कार्य क्या, भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद मुगवा दूसरे से तीसरे खंड में, इसमें मुगवा हिलती है भोजन जाने की वजह से। फिर ग्रसनी, ग्रसनी के अंदर क्या पाया जाता है, आपकी लार पाई जाती है जो भोजन के पाचन में, प्रोटीन पाचन में योगदान देती है। ये कौन से खंड में होती है, चौथे खंड में। फिर आपके ग्रसिका जो है ये पाई जाती है, ये कार्य से माध्यम का कार्य करती है, जो ग्रसिका से भोजन आया है उसको पेशनी में भेजना। और कौन से खंड में पाई जाती है ग्रसिका, 5वें से 8वें खंड के अंदर पाई जाती है। फिर आता पेशनी, ये आपके एक भोजन को बारीक पीसने का कार्य करती है। कौन से खंड में पाई जाती है, 8 से 9वें खंड में। पेशनी महत्वपूर्ण है, ग्रसनी महत्वपूर्ण है। एक नंबर क्वेश्चन बनते हैं, बाकी पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, सभी महत्वपूर्ण है। उसके बाद पेशनी बाद आता है आमाशय। आमाशय क्या होता है, 9 से 14 खंडों वाली संरचना होती है। और इसमें कैल्सीफेरस आपकी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो आपकी मिट्टी के अंदर हुमिक अम्ल पाया जाता है, उसको उदासीन करता है ताकि केवल उसका पाचन कर सके, छोटी छोटी गोलियों में बदल सके। उसके बाद आमाशय के बाद चौड़ा भाग क्या कहलाता है, आंत कहलाता है। आंत 15वें खंड से लेकर लास्ट खंड तक पाई जाती है। और 3 भागों में बांटा गया, पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, टिप्लोसोलर क्षेत्र और पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र आता है 25वें 26वें खंड के अंदर। इसमें क्या पाया जाता है, रसांकुर पाए जाते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। और इसी में ही शंकुनुमा पर्वत पाए जाते हैं जो 26वें खंड से शुरू होकर 22वें 23वें खंड तक आते हैं और ऊपर से इनका मुख बंद होता है। टिप्लोसोलर क्षेत्र में क्या होते हैं, ये आपके 27वें खंड से लेकर नीचे से 23 से 25 खंड छोड़ दीजिए, पूरा क्षेत्र टिप्लोसोलर क्षेत्र का आता है। इसमें क्या होता है, रसांकुर बड़े हो जाते हैं, भोजन अवशोषण का कार्य करते हैं। और पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र, इसमें आंतरवलन नहीं पाए जाते। यहाँ से जो टिप्लोसोलर क्षेत्र जो पचाव भोजन होता है वो अपशिष्ट पदार्थ को ये आगे भेज देते हैं और गुद्दा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ होता है छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकल जाता है। ये आपके केंचुए का पाचन तंत्र हो गया। अब पाचन क्रियाविधि पढ़ेंगे। ये तो तंत्र था कि किस प्रकार से भोजन आता है, भोजन आता है जो पचता कैसे, सिंपल सा उसके बारे में बात करते हैं। देखो केंचुए में जो पाचन तंत्र है उसमें पाचन क्रिया क्या कहाँ शुरू हो जाती है, मुँह से शुरू हो जाती है। तो केंचुए की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाएगी, मुंह से। तो सबसे पहले मुख जो होता है होठों से घिरा होता है, उसके द्वारा ये भोजन क्या करता है, मुख में ग्रहण करता है। और मुख से भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। और मुख गुहा से भोजन जाता है तो भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होता है, हल्का सा पाचन क्रिया शुरू होती है। फिर भोजन जो आपके ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के अंदर आपको पता है लार पाई जाती है। लार में आपको प्रोटीएज एंजाइम, ये एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन कर भोजन को आगे भेज देते हैं। फिर पेशनी में जाता है जब भोजन को बारीक पीसा जाता है। और पेशनी में जाने के बाद भोजन आमाशय में जाएगा, वहाँ पे कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ पाई जाती है जो हुमिक अम्ल को उदासीन करके भोजन के पाचन में पूर्ण योगदान देती है। और आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में आपके आंत में जाता है तो वहाँ टिप्लोसोलर क्षेत्र के अंदर आंत्रवलनों से आपके ट्रिप्सिन, पेप्सिन और आपके लाइपेज, ये एंजाइम होते हैं जो भोजन के अंदर वसा, आपके स्टार्च, प्रोटीन, इनका पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। और भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद छोटी छोटी गोलियों के रूप में कर्मी कास्टिंग जो होती है गुद्दे के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन क्रियाविधि। ठीक है, तो केंचुए में पाचन क्रियाविधि कैसे हो गई कि मुख से शुरू होगी, उसमें मुख्य योगदान पेशनी का है, आपके ग्रसनी का है, आपके आमाशय का है और
आपके आंत में पाए जाने वाले वलन है उनसे उत्सर्जित होने वाले एंजाइम हैं, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये भोजन के पूर्ण रूप से पाचन करके आपके वसा, स्टार्च और आपके जो प्रोटीन है इनका क्या कर देते हैं, पूर्ण पाचन करके गुदा के द्वारा छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब केंचुए के उपयोग क्या है, केंचुआ किस प्रकार से उपयोगी है, तो पहला इसका उपयोग है अपन पढ़ते हैं केंचुए का, वो क्या है, प्रलोभन व भोजन के रूप में। प्रलोभन या भोजन के रूप में कैसे, देखो केंचुआ जो होता है बहुत से जीवों का क्या करता है, भोजन बनता है, जैसे मछली है, कनखजूरा है, आपके छोटे जो सांप होते हैं, पक्षी होते हैं, मेंढक होते हैं, आपके छछूंदर होते हैं, ये केंचुए को खाते हैं। ये केंचुआ इनका फेवरेट भोजन होता है, किनका, मछली का, छोटे सांप का, मेंढक का, आपके कनखजूरा होता है उससे उसका, और आपके छछूंदर जो होते हैं इनको भोजन के रूप, ये सभी केंचुए को भोजन के रूप में लेते हैं, या इनको पालने के लिए, जैसे मछली को पालने के लिए केंचुए का भोजन के रूप में प्रलोभन दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। आप पढ़ चुके होंगे 11वीं क्लास में पढ़ के, भाई पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो बड़े जीव क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये एक दूसरे को भोजन खाते हैं, तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। और दूसरा क्या है, जैविक खाद के रूप। आप जानते हैं केंचुए को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वर्मी कास्टिंग या वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है, जो फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। और वर्मी कास्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा दो केंचुए का प्रयोग किया जाता है, एक होता है डेट्रिटिवोरस, डेट्रिटिवोरस ये केंचुआ है जिसका अपन क्या करते हैं, जैविक आपके वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक केंचुआ और है जिसको बोलते हैं जियोफेगस। ये दो केंचुए ऐसे हैं, पर दो केंचुए की प्रजातियां जिनका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, कर्मी कास्टिंग के रूप में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कर्मी कास्टिंग में छोटी छोटी गोलियों के रूप में बनाया जाता है। तो इनके द्वारा जो कर्मी कास्टिंग बनाई जाती है आपके केंचुए द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या हो गया आपके, कि केंचुओं के द्वारा, कौन से केंचुए, डेट्रीवोरस और जियोफेगस। याद रखना दोनों प्रजातियां एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि केंचुए कौन सी प्रजातियां हैं जिसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया, निर्माण किया जाता है, तो डेट्रीवोरस और जियोफेगस। और इसकी जो क्रिया होती है इनके द्वारा, ये वर्मी कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। इसके अलावा जैविक खाद जो होती है, जैविक खाद मतलब जैसे हमें खड्डा बना दिया, उसमें गोबर डाल दिया, जानवरों का जो बचा हुआ चारा है, अपशिष्ट पदार्थ वो डाल दिए, सब्जियों के छिलके डाल दिए, या घर में बची हुई सब्जी है वो डाल दी। इस प्रकार वो सब चीज़ें सड़ती रहती है। उसके बाद काफ़ी 5-6 महीनों के बाद जो पदार्थ खाद बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, जैविक खाद। तो जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट जो होती है, कंपोस्ट खाद जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है, उसमें श्रेष्ठ कौन है, तो केंचुए की खाद श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि जो केंचुए द्वारा खाद बनती है उसके अंदर एक तो नाइट्रोजन, एक फास्फोरस, एक पोटास, इनकी मात्रा क्या पाई जाती है, आपकी जैविक खाद की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी, और ये सभी क्या है, आपके पादपों के पौष्टिक पदार्थ है। इसके अलावा क्या होता है, ये इनकी उपस्थिति की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है और जो नाइट्रोजन होता है, इनकी ये मात्रा को क्या कर देते हैं, सरल अवस्था में बदल देते हैं, जिसकी वजह से इनका आसानी से पाचन हो जाता है। उसके बाद है कि भाई केंचुए का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो मृदा सुधारक के रूप में। तो केंचुआ जो होता है वो मृदा सुधारक के रूप में कैसे कार्य करता है, कि मृदा अपने रहने के लिए बिल बनाता है, तो जो छोटे छोटे छेद करता है, और जिसकी वजह से मृदा पोली हो जाती है और मृदा में वायुरंध्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से पादपों को ऑक्सीजन मिलती रहती है, पादप भर्ती करते हैं। अब केंचुए के जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ इसका दुरुपयोग भी है, नुकसान भी पहुँचाता है, उसकी बात करते हैं। तो केंचुआ क्या करता है, जब ज़मीन को पोली बना देता है तो कुछ ज़्यादा छिद्र कर देता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन क्या होती है, ढलू हो जाती है, ढलू मतलब जल्दी टूट जाती है, जिसकी वजह से आपके मृदा कटाव की समस्याएं आने लग जाती है। पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि केंचुआ कुछ जीवों में परपोषी आपके वाहक का कार्य करता है, ठीक है, मतलब खुद तो रोग नहीं फैलाता, लेकिन ऐसे रोग फैलाने वाले जीवों को एक जगह से दूसरी ले जाने, क्या उनके आपके रोगाणुओं को ले जाने का कार्य करता है। तो ये मध्यम परपोषी वाहक का कार्य करता है। किसके अंदर करता है, मध्यम परपोषी वाहक, जैसे फीताकृमि है उनके अंदर मध्यम परपोषी का कार्य करता है। इसके अलावा आपके चूजों का जो टेपवॉर्म है उनके अंदर सिनगेमस अवस्था के अंदर करता है। और आपके सूअरों के अंदर जो फुफ्फुस होता है वो एक निमेटोड की वजह से होता है, उसके भी क्या करता है, ये परिवहन करता है या उनके लिए माध्यम का कार्य करता है। और इसके लिए एक आगे महत्वपूर्ण पॉइंट और पढ़ते हैं कि भाई केंचुआ जो है जहाँ पादपों को फ़ायदा पहुँचाता है वहाँ नुकसान भी पहुँचाता है। कैसे, देखो पहले मालाबार जो है क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या होता है,
ध्यान रखेंगे कि मालाबार क्षेत्र जो है वहाँ मालाबारियाँ जो आपके यहाँ पे केंचुआ पाया जाता है उसका नाम है पेडुडिकोला। पेडुडिकोला कि जो पेडुडिकोला है कि भाई मालाबार क्षेत्र के अंदर मालाबरिया पेडुडिकोला ये केंचुए की प्रजाति है। और एक है एफेनेस्कस कि एक तो है भाई मालाबरिया पेडिकुला, एक है एफेनेस्कस आपके ओरिजीवोरस क्या है। ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जो आपके क्या कार्य करती है, ये धान की जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में क्या करते हैं, आपके नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी प्रजाति, एक तो मालबरिया पेडुडिकोला और एक है आपके ये मालाबार क्षेत्र है, एक एफेनेस्कस ओरिजीवोरस। ये दो प्रजातियां केंचुए की जो धान की जड़ों के अंदर, किसके अंदर, धान की जड़ों के अंदर क्या करते हैं, उनकी धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा आपके बात करते हैं कि और कौन सी प्रजाति है जो आपके क्या करती है, पादपों में नुकसान पहुंचाती है। तो कोयम्बटूर क्षेत्र जो है वहाँ पे आपके प्रजाति पाई जाती है, कोयम्बटूर में एक जो क्षेत्र है उसके अंदर एक जाति पाई जाती है फेरेटिमा एलानगेटा। फेरेटिमा जो आपके एलानगेटा पाई जाती है, ये जो प्रजाति ये क्या करती है, पान की जड़ों में, जो पान पादप होता है, पान की जो बेल होती है उनकी जड़ों में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी, कोयम्बटूर के अंदर पाई जाती है फेरेटिमा एलानगेटा। ये क्या करती है, पान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये फेरेटिमा एलानगेटा ये भी एक केंचुए की प्रजाति है जो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है, दक्षिण भारत के अंदर क्या है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे क्या होता है, एक केंचुए की प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम है पेरिओनिक्स। क्या नाम है, पेरिओनिक्स। ये पेरिओनिक्स जो प्रजाति है ये क्या करती है, इलायची की जड़ों को नुकसान पहुँचाती है, किसी जड़ों को, इलायची की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ये तीनों प्रजाति याद रखेंगे। मालबार जो क्षेत्र है वहाँ पे मालाबरिया पेडुडिकोला एक प्रजाति है और एक प्रजाति एफेनेस्कस ओरिजीवोरस। ये दोनों प्रजातियाँ मालबार क्षेत्र के अंदर आपके क्या करती है, धान की जड़ें जो हैं उनको क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। दूसरा है कोयम्बटूर क्षेत्र के अंदर फेरेटिमा एलानगेटा जो है वो पान की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। और दक्षिणी भारत के अंदर अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे क्या पाई जाती है, पेरिओनिक्स एक केंचुए की प्रजाति पाई जाती है जो इलायची की जड़ों को नुकसान पहुँचाती है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।